अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं आ गया हूँ गोल गुम्बज। जी हाँ, गोल गुम्बज जो है वो बीजापुर सल्तनत और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। इतना ज़्यादा बड़ा है कि एशिया का सबसे बड़ा गुम्बद है। और जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि मैं दक्कन सल्तनत की वीडियो बना रहा हूँ। जनरली ये होता है कि सभी को सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही नॉलेज होता है कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के बारे में, लेकिन मुग़ल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के अलावा दक्कन में 5 सल्तनतें रही हैं, जिसमें बीजापुर सल्तनत में मैं अभी हूँ। और ये बीजापुर सल्तनत का गोल गुम्बज है। ये जो मकबरा है ये है बीजापुर सल्तनत के 7वें जो सुल्तान रहे हैं मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है। और दोस्तों, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने सभी दक्कन सल्तनत की वीडियो बनाई है। दक्कन सल्तनत में ये आखिरी दक्कन सल्तनत है जिसके अंदर मैंने अहमदनगर का वीडियो बनाया है, जो दक्कन सल्तनत का हिस्सा है। इसी के साथ जो अहमदनगर है वो महाराष्ट्र में है। बरार सल्तनत का बनाया है, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा जो बिदर सल्तनत है उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ में जो एक और सल्तनत रही है कुतुब शाही सल्तनत। कुतुब शाही सल्तनत या गोलकोंडा सल्तनत, जो हैदराबाद का 4 मीनार है और जो मक्का मस्जिद है, वो कुतुब शाही सल्तनत के टाइम की ही बनी हुई है। अभी मैं बीजापुर में हूँ, कर्नाटका का एक ये डिस्ट्रिक्ट है। और एक ज़माने में ये मुग़ल सल्तनत के बाद में सबसे ज़्यादा ताकतवर कोई मुस्लिम सल्तनत हुआ करती थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो शुरुआत करने वाले थे वो थे यूसुफ आदिल शाह, जो कि एक जॉर्जियन ग़ुलाम थे। और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि उसको ख़रीदने वाले महमूद गवा थे। दोस्तों, महमूद गवा वही हैं जिन्होंने बहमनी सल्तनत को वापस स्ट्रॉन्ग बनाया था। और महमूद गवा नाम का एक यूनिवर्सिटी, एक मदरसा बनाया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। गुलबर्गा में स्थित है, उसका मैंने वीडियो बनाया, पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बात करते हैं हम बीजापुर सल्तनत के बारे में। तो बीजापुर सल्तनत की जो शुरुआत की थी वो मोहम्मद आदिल शाह ने की थी। और इसके आखिरी 9वें जो सुल्तान थे उनका नाम था सिकंदर आदिल शाह, जिसको कैद कर लिया था औरंगज़ेब आलमगीर ने दौलताबाद के किले में। और उसके बाद में बीजापुर जो था वो बन गया था एक सूबा मुग़ल सल्तनत का। और इसी के साथ में बीजापुर सल्तनत का एंड हो गया था। एक सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से दौलताबाद के किले के अंदर बीजापुर के सुल्तान को औरंगज़ेब आलमगीर ने रखा था, उसी तरह से जो कुतुब शाही सल्तनत रही है, जिसे हैदराबाद की सल्तनत भी कह सकते हैं, वो सुल्तान जो थे हसन कुतुब शाह, उनको भी दौलताबाद के किले में ही रखा था। तो दोस्तों, आगे जाके मैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूं। और आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, जैसे ही आप वीडियो को देखें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, लिंक वाइज बना रहा हूँ। और बुजुर्गान दीन से जितने भी ये सुल्तान रहे हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट रहे हैं, तो उन बुज़ुर्गों की दरगाह पे भी जा रहा हूँ। जैसे गुलबर्गा में जो फ़िरोज़ बहमन शाह जो सुल्तान रहे हैं, उन्होंने हज़रत गौस-उद-दराज़ बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया था गुलबर्गा में बहमनी सल्तनत के टाइम में। और उसके बाद में उनका वहाँ रोज़ा भी बनाया था। तो इसी तरह से मैं एक लिंक कर रहा हूँ ताकि सूफ़ी और सुल्तानों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा से रही है, जिसके वजह से एक तरफ तो हुकूमत थी और सूफ़ियों के ज़रिए से हिंदुस्तानी जो गैर मुस्लिम भाई लोग थे उनको सच्चे खुदा, सच्चे परमात्मा से मिलने का मौका मिला। जाल में यहाँ के गैर मुस्लिम जो फंसे हुए थे शूद्र लोग, उनको सच्चे खुदा और बराबरी का हक़ मिला। तो अभी आगे और भी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। सामने की तरफ ये फ़िलहाल एक कभी गेट हुआ करता था, लेकिन अभी ये एक म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं बीजापुर सल्तनत के वक्त के अंदर या जितनी भी दक्कन सल्तनतें हैं उनके डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग और यूनिक है हमेशा, जो कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत से बहुत ज़्यादा अलग है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो मुग़ल सल्तनत है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके बाद दक्कन सल्तनत के आर्किटेक्ट को कॉपी किया।
तो ये है आदिल शाही वक्त की तोपें, कैनन्स। और आदिल शाही वक्त के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये रही है कि जितने भी मुस्लिम सल्तनतें हैं उन्हें गन पाउडर सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और वजह भी देखिए, आपकी ये जो कैनन्स हैं इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि अगर मैं यहाँ से आपको चलते हुए बताऊँ और धीरे धीरे चल रहा हूँ, उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि यहाँ जब आकर देखेंगे आप तो कितनी ज़्यादा बड़ी ये तोपें हैं। और इन सभी तोपों पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है अरेबिक फ़ॉन्ट्स के अंदर। तो यहाँ से अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त के अंदर पर्शियन कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था दक्कन सल्तनत के जो सुल्तान रहे उनके ऊपर। और अगर आगे से बताऊं आपको तो दूसरी वाली जो कैनन है उस पर काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। और ऊपर की तरफ देख रहे हैं जो एनिमल्स, क्योंकि दक्कन सल्तनत के अंदर जो है एनिमल्स का ज़रूर इस्तेमाल किया गया है। दूसरे जो सल्तनतें हैं, दिल्ली सल्तनत या मुग़ल सल्तनत, उनके अंदर एनिमल्स का डिज़ाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये एक सबसे यूनिक बात रही है दक्कन सल्तनतों की। आगे की तरफ भी कुछ और कैनन्स हैं। और ये जो आपको मैं कैनन दिखाने वाला हूँ, तोप दिखाने वाला हूँ, इसका तो पूरा डिज़ाइन ही आप देख सकते हैं कि एक पूरे एनिमल की ही तरह है। और इसके ऊपर बहुत सारी नक्काशियाँ भी की गई हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये दक्कन, और ये पास वाली तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा विशाल ये कैनन है। और एक चीज़ जैसा मैं बता रहा था कि दक्कन सल्तनत के अंदर बहुत ही ज़्यादा लिबरल सल्तनतें थी और ग्रो भी कर रही थी, लेकिन थोड़े अपग्रेड और अपडेटेड नहीं हुए। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो विद्रोह हुए, जिसमें से मराठा विद्रोह शिवाजी का था, और मुग़लों ने उसी का फ़ायदा उठाया और एक वैसल के तौर पर शिवाजी की जो मराठा सल्तनत थे उसका पूरा दक्कन के अंदर इस्तेमाल किया। क्योंकि शिवाजी जो थे वो कुतुब शाही, जो आदिल शाही सल्तनत के वक्त के एक ज़मींदार थे, और एक विद्रोह के तौर पर उन्होंने फिर इस सल्तनत के ख़िलाफ़ एक अभियान छेड़ा और फिर ये सल्तनत मुग़लों के अंडर में आई। 1686 में आखिरी सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को जो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने दौलताबाद के किले में कैद किया, फिर उनका वहीं इंतकाल हुआ। लेकिन उनकी विश के मुताबिक, उनकी जो इच्छा थी, वो इच्छा के मुताबिक उनको फिर दोबारा से यहीं बीजापुर लाया गया और एक बुज़ुर्ग नईमुल्ला हाशमी के मज़ार के पास में ही उन्हें दफनाया गया। आइए अब हम चलते हैं गोल गुंबज की तरफ। दोस्तों अभी मेन गेट की तरफ से मैं अब गोल गुंबज की तरफ जा रहा हूं। गोल गुंबज से सटकर आप देखें तो एक खूबसूरत मस्जिद का भी निर्माण किया गया था। और ये अभी इमारत जो है आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में है। अब ये बात सही है या गलत मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितने भी मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का इतना अच्छे से काम नहीं दिखता है। लेकिन अगर दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर वहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के काम की बात की जाए तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर गार्डन वगैरह ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर इमारत के ऊपर काम किया जाना था वो काम बिल्कुल भी नहीं किया गया है। दोस्तों अभी मेन एंट्रेंस से मैं गोल गुंबज की तरफ ऊपर जा रहा हूं और सामने की तरफ जो है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। बहुत ही ज़्यादा ये भव्य और बड़ा और विशाल है, गुंबज है। और उस मीनारे के इस तरह से चारों ओर ये 7 मंजिला इस तरह का एक मीनारा है और उसकी ऊपर की तरफ गुंबद है और बीच में फिर गोल गुंबद जो कि एशिया का सबसे बड़ा गुंबज है। दोस्तों यहाँ से नीचे की तरफ देखें तो एक हौज बना हुआ है और हौज में जो पानी है ये बारिश का है। और इसी के साथ में पीछे की तरफ जो हम देखते हैं तो सामने एक मस्जिद का निर्माण किया गया है। और यकीनन जब मोहम्मद आदिल शाह का इंतकाल हुआ होगा तो उस वक्त में ही ये जो मस्जिद है उनके जनाजे की नमाज के लिए इस्तेमाल की गई होगी। और डिज़ाइंस देखें आप तो दोस्तों बहुत ही सुंदर यहाँ पर आपको डिज़ाइंस दिखेंगी। की तरफ देखें तो मेन गेट से जब मैं आया था तो इस तरह से एक बड़ा सा एक महल नुमा गेट बनाया गया है
और आगे की तरफ में जब बढ़ूं तो देख सकते हैं कि ये भी लगभग महल की तरह इस्तेमाल किया गया कि 3 मंजिला जो आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्टोरीज दिख रही है और ऊपर की तरफ आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशाल भव्य ये एक इमारत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो आदिल शाही सल्तनत यानी बीजापुर सल्तनत के 7वें सुल्तान थे, इनके बाद में 2 सुल्तान और हुए और जिसमें से अली आदिल शाह और उसके बाद में सिकंदर आदिल शाह और फिर ये मुग़ल सूबा बन गया था। अंदर की तरफ अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जैसा कि मैं बता रहा था कि डिज़ाइंस आर सो मच गुड। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें जो मोहम्मद आदिल शाह का ही यहाँ पर जो कब्र है वो दिखेगी, आसपास और भी शाही परिवार के जो लोग हैं उनकी भी कब्रें यहाँ पर शामिल हैं। तो अंदर की तरफ मैं बढ़ता हूँ और आपको यहाँ से आप गेट देख सकते हैं कि उस ज़माने की जो गेट हैं आज भी उसी हालत के अंदर है। तो दोस्तों मैं अंदर की तरफ हूँ, यहाँ पर विस्परिंग साउंड है। बहुत बड़ा गुंबद होने की वजह से बहुत सारा साउंड, अगर ऊपर जाकर ऊपर की तरफ जो दिखा रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे बच्चे और नौजवान भी है जो थोड़ा सा भी साउंड करेंगे तो पूरे गुंबद के अंदर ये साउंड विस्पर होता है। ऊपर जाने के लिए रास्ता है, मैं आपको अभी क्लिप में बताऊंगा कि जो मीनारे मैंने आपको दिखाए थे वो मीनारों से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये चिराग गाह है, एक ज़माने में चिराग जलता था रोशनी के लिए। और सामने जो ये आप कब्रें देख रहे हैं ये है मोहम्मद आदिल शाह की कब्र और भी उनके ख़ानदान के लोगों की कब्र। और यहाँ से चारों तरफ इस तरह की खिड़कियाँ बनाई गई है कि रोशनी आए और रात के लिए, जैसे कि मैंने आपको वो चिराग गाह बताया था। अब ये वो हिस्सा जहाँ से इस मीनारे से ऊपर की तरफ जाते हैं और गुंबद से विस्परिंग साउंड आता है। तो चारों ओर इसी मीनारे से सीढ़ियाँ हैं, लगभग 6 मंजिला सीढ़ियाँ हैं और ऊपर चढ़ने के बाद में हम लोग गुंबद तक पहुँच सकते हैं। और गुंबद के पूरे आसपास चलने का एरिया है और वहाँ से चलते हुए दोस्तों हम लोग अगर किसी तरह का विस्पर करेंगे, साउंड करेंगे, तो वो पूरे गुंबद के ज़रिए पूरे के पूरा जो मकबरा है उसके अंदर हमें साउंड की आवाज़ आती है। तो आइए अब आपको मैं अंदर की तरफ का दोबारा से नज़ारा कराता हूँ कि ये जो कैनोटॉप देख रहे हैं, मतलब ये जो हिस्सा जो है ऊपर से तो साउंड करेंगे और उसके बावजूद अगर नीचे से कोई चीज़ गिरती है तो एक कैनोटॉप बनाया गया था। और ये जो सामने वाला हिस्सा है ये एक अलग से मेहराब है और ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऊपर की तरफ खड़े होने की जगह है, अभी मैं आपको ऊपर वहाँ लेकर जाऊँगा और वहाँ से साउंड थोड़ा भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। दोस्तों कैनोटॉप मतलब होता है कि वो हिस्सा कवर कर दिया गया है ताकि कोई चीज़ गिरे तो दिक्कत ना आए। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये, जैसा कि मैं बताते हूँ कि मुग़ल कालीन टाइम के अंदर ये कॉपी किया गया था। और जो हुमायूं का मकबरा है लगभग उसकी जो गुंबद की चौड़ाई है कहीं ना कहीं मोहम्मद आदिल शाह के इस मकबरे से वो कॉपी किया गया है। बाकी जो मकबरे हैं वहाँ इतना अंदर नहीं जा सकते और उनकी कब्रों को नहीं देख सकते, लेकिन इस मकबरे की यूनिक बात यह है कि यहाँ पर परमिशन है आने की। और सामने की तरफ ये आज भी इतनी पुरानी अच्छी लकड़ी जो है अच्छी स्थिति के अंदर है। ऊपर चढ़ने की वैसे इजाज़त नहीं है लेकिन हम इसकी जो छठे माले पर जाकर इस विस्परिंग हाउस पर पहुँच सकते हैं। तो मैंने बाहर से ही आपको ये दिखाने के लिए वीडियो बनाया था कि आप इसे देख पाएँ। लकड़ी का उस ज़माने का ही ये तख़्त अभी नहीं लगाया गया है, ये उस ज़माने का ही लगा हुआ है। और भी जो कब्रें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी कि उस कौन से शाही परिवार के कौन से लोग यहाँ पर शामिल हैं। इसी के साथ एक चीज़ ये कि अंदर की तरफ अब मैं आगे बढ़ता हूँ और ये वाला हिस्सा जो है मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का। तो अब मैं आइए आपको ऊपर जाकर रास्ते सीढ़ियों से जाऊंगा और आपको कुछ जो स्टोरीज़ हैं, कुछ बिल्डिंग के हिस्से हैं, मैं वहाँ से आपको वीडियो बनाकर बताते रहूँगा। तो अभी मैं पहली मंजिल पर हूँ और यहाँ से पहली मंजिल से ही, जैसे कि मैंने बाहर से दिखाया था, जो मीनारे हैं इन मीनारों से ही रास्ता है और इस तरह की जालियाँ अभी के वक्त में लगा दी गई है। गुंबद हर मीनारे में हर स्टेज के ऊपर बनाया गया है और उस पर अच्छी नक्काशी की गई है। बाहर की तरफ से इस हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं
है। और ये यहाँ से हम रास्ता है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये है सीढ़ियाँ, और हर मंजिल पर मैं आपको ऊपर जैसे ही पहुँचूँगा तो हर मंजिल पर आपको मैं वीडियो बनाते हुए बताऊंगा कि अभी मैं कौन सी मंजिल पर हूँ। तो इसी तरह से मैं ये सेकंड मंजिल पर आ गया था, और यहाँ से कुछ हिस्सा आप बाहर का देख सकते हैं, और फिर मैं बढ़ता हूँ उसके थर्ड मंजिल की तरफ। और इसी तरह से सेम बिल्कुल जो घूमी हुई सीढ़ियाँ हैं, और इसी सीढ़ियों के ज़रिए से, घुमावदार सीढ़ियों के ज़रिए से हमें ऊपर जाना होता है। और हर बार इसी तरह की हर मंजिल के ऊपर हमें ऐसा फ्लोर मिलता है, और सामने की तरफ वही जो फ्लोर जिसके ऊपर हम हैं उसी अंदाज के अंदर वही हमें डिज़ाइन दिख जाता है। तो इसी तरह से मैं लास्ट वाले फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा, जो कि 6th फ्लोर है, और वहां से गुंबद वाला जो एरिया है उसे विस्परिंग हाउस अभी कहा जाता है। तो वहां पर अगर आप धीरे से भी बोलेंगे तो काफ़ी ज़ोर से नीचे भी सुनाई देगा। तो कुछ इस अंदाज में गोल गुंबद को बनाया गया था। अब मैं देख सकते हैं कि काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, लगभग शायद ये 3rd या 5th फ्लोर है, और यहाँ से मुझे 6th या 7th फ्लोर पर जाना होगा विस्परिंग हाउस के लिए। तो वहाँ पर फिर मैं पहुँच जाऊँगा, और हर जगह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर जगह इसी अंदाज़ का जो कॉपी किया गया है। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ से वही म्यूज़ियम आपको दिख रहा है, और जहाँ से मैं इंटर किया था तो ये म्यूज़ियम है, उसका भी आगे जाकर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और यहाँ से ये पूरा ऊपर वाले हिस्से पर आ गया हूँ, 6ठे फ्लोर पर। अब विस्परिंग हाउस के ये आप गुंबद के चारों ओर घूम सकते हैं, और अंदर की तरफ जब आप जाएंगे तो अंदर की तरफ भी आप घूम सकते हैं। सामने की तरफ जामा मस्जिद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जैसे बहमनी सल्तनत के फ़िरोज़ शाह बहमन ने हज़रत रसूलदराज बंदा नवाज़ के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, उसी तरह से मोहम्मद आदिल शाह और उनकी जितनी भी आदिल शाही सल्तनत के जो सुल्तान थे वो हज़रत हाशमी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। और स्पेशली जो मोहम्मद आदिल शाह थे वो तो बहुत ही ज़्यादा हाशमी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले थे। तो दोस्तों उन्होंने ही उनका मज़ार, ये सामने की तरफ जो देख रहे हैं वाइट कलर का, उसका निर्माण कराया था। तो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह हज़रत हाशमी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले थे, और उनसे बहुत अकीदत रखते थे। उनकी ज़िंदगी के अंदर ही हज़रत हाशमी रहमतुल्लाह अलैह का रोज़े का उन्होंने निर्माण कराया था। और उसी के बाद में उन्होंने दुआ करने को कहा था कि मैं अपने मकबरे का निर्माण करा रहा हूँ, तो मेरी इस ख्वाहिश की, दिली ख्वाहिश है कि ये मुकम्मल हो जाए मेरे जीते जी, तो आप दुआ फरमाएं। तो आपने दुआ की और उनको काफ़ी अरसे का टाइम मिला। तो दोस्तों अभी यही हिस्से से आप जो काफ़ी हद तक घूम सकते हैं, और यहाँ से आपको खड़े होकर हज़रत हाशमी मियाँ की दरगाह हो, जामा मस्जिद हो, और भी बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है, अगर आपको पास में बाइनोकुलर है तो आप यहाँ से ही सारे मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं। ये पूरा वो मीनारा है, नीचे की तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ से बैक साइड में ही मेन रास्ता है जो हमें गुंबद की तरफ ले जाएगा, अंदर की तरफ। और इस तरह से हम लोग अंदर की तरफ जो विस्परिंग हाउस है इस रास्ते से पहुँच सकते हैं। तो आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये था विस्परिंग हाउस। वैसे मुझे बहुत अजीब लग रहा था, ये लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन जब मैंने भी चिल्लाना शुरू किया तो बहुत मज़ा आया। ऐसा लगता है हमें जब हम नहीं करते। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि कितने ऊपर है और कितने लोग छोटे दिख रहे हैं, और ये डिज़ाइन से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा। इसीलिए वैसे ये एशिया का नहीं, अगर मकबरों की बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है किसी मकबरे का। इससे बड़ा पूरी दुनिया में किसी भी मकबरे का गुंबद नहीं है। नीचे की तरफ मोहम्मद आदिल शाह का कैनोटॉप है, और उसके नीचे उनकी कब्र है, और आसपास उनके जो शाही परिवार के लोगों की चारों ओर घूम सकते हैं। और चारों ओर जब नीचे की तरफ देखते हैं थोड़ा झुककर, तो मुझे तो दोस्तों हाइट फोबिया है, काफ़ी डर लगता है, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ियर हो रहा था झांकने में। बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाए हैं, हल्का सा हाथ आगे कर ताकि मैं आपको उनका जो कैनोटॉप और कब्र दिखा सकूँ। और अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा
यूनिक है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह का रखरखाव इसका होना चाहिए और वैसा रखरखाव है नहीं, जो फैसिलिटीज़ दी जाना चाहिए। अगर ये दिल्ली में होता तो जैसे कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल की वैल्यू है, ऐसे ही जो बड़ा गुंबज है उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती, जिसे गोल गुंबज के नाम से जाना जाता है। तो आई होप कि मैं जितनी भी ऐसी साइट्स पे जा रहा हूँ आपको ये सभी पसंद आ रहा होगा, और मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सूफिया इकराम और सुल्तानों का रिश्ता भी बताऊँ और आपको हिस्ट्री बताते हुए जो प्रेजेंट में अभी हमें ज़रूरत है उस तरफ हम ध्यान दे पाएँ, पास्ट की गलतियों से सीख पाएँ। और जिस तरह से इतनी सारी दक्कन में हो सल्तनतें, या नॉर्थ इंडिया में हो या साउथ इंडिया में हो, हर तरफ एक मकाम रहता था, और आज मुस्लिम्स इस तरह से बैकवर्ड है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिस्ट्री के साथ साथ प्रेजेंट के जो दौरे हाजिर है उसके बारे में भी बताऊँ और मोटिवेट करने की कोशिश करूँ। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, और नीचे से जो मैंने बताया था मेहराब, ये उसके पीछे वाला हिस्सा है, और यहाँ से ये गुंबद का अलग से एक नज़ारा बनाने की मैंने कोशिश की। ये दूसरा रास्ता है, यहीं से निकलना होता है। एक रास्ते से आप निकल सकते हैं, एक मीनारे से, और दूसरे मीनारे से आप नीचे आ सकते हैं। बाकी दो मीनारे बंद हैं। और अभी फ़िलहाल मैं फिर नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ से फिर मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, बीजापुर सल्तनत के म्यूज़ियम का भी मैंने वीडियो बनाया था, और कुछ क्लिप्स इसकी भी है कि उस वक्त में किस तरह की प्लेटों का वो इस्तेमाल करते थे, और इसी के अलावा क्या आर्मर्स पहनते थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर वैसे अलाउड नहीं था, मैंने कोशिश किया जिस हद तक क्लिप्स मिल गई। तो इस तरह के आर्म्स वगैरह थे पहनने के लिए। आई होप कि ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। दोबारा से दोस्तों एक बार रिकैप करूं कि अभी जो गोल गुंबद का जो निर्माण हुआ था वो स्पेशली मोहम्मद आदिल शाह के लिए हुआ था, जो कि 7वें सुल्तान थे, और इनके बाद में अली आदिल शाह थे, और लास्ट वाले जो 9th वाले थे वो सिकंदर आदिल शाह थे। इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं जैसे आपको बताता हूँ कि सूफियाए इकराम के जितने भी सुल्तान रहे हैं या बादशाह रहे हैं, नवाब रहे हैं, वो चाहने वाले थे। लेकिन एक चीज़ ये कि उनके चाहने के साथ कम से कम वो सेक्युलर रहते थे, और एक चीज़ ये कि लिबरल रहते थे, ज़्यादा रिजिड नहीं रहते थे, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे। तो ऐसी हुकूमतें लंबी वक्त तक चलती हैं, लेकिन उसके अंदर अपग्रेड होना भी ज़रूरी होता है, अपडेट होना भी ज़रूरी होता है। जो ये सल्तनतें अपडेट नहीं हुई, और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों ने मुझे बताया कि सबसे बड़ी जो औरंगज़ेब आलमगीर की गलती यही थी कि वो दक्कन की तरफ आए। अगर दक्कन की तरफ नहीं आते तो दिल्ली की जो सल्तनत थी वो स्टैब्लिश रहती, क्योंकि उन्होंने सारा टाइम ही दक्कन की तरफ दे दिया। और उधर दिल्ली में जो मुग़ल शाही लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा आराम पसंद हो गए, और उन लोगों ने जो वॉरफेयर की ट्रेनिंग है वो नहीं ली, और जो डिप्लोमेसी है, जो राजनीति है, जो अर्थव्यवस्था को कैसे संभालना है, वो सब उस तरफ उन लोगों का ध्यान ही नहीं गया, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मुग़ल सल्तनत के जो सूबे थे, जो बीजापुर था, जिसको हसन आदिल शाह को हराकर ये बीजापुर को सूबा बना लिया था। ऐसे ही गोलकोंडा यानी हैदराबाद को सिकंदर आदिल शाह को हराकर बीजापुर को मुग़ल सूबा बना लिया था। ऐसे ही हसन कुतुब शाह को, जो हैदराबाद के थे, उनको हराकर जो मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना लिया था अहमदनगर। और ये जितनी भी सल्तनतें रही हैं, इन सबको कहीं ना कहीं हासिल करने के बाद में, मुग़ल सूबा बनाने के बाद में, जो बाकी जो मुग़ल सल्तनत के जितने भी बादशाह रहे या फिर शाही लोग रहे, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि इस वास्ट जो सल्तनत को वो संभाल पाएँ। और इसी दौरान फिर दूसरे जो कैपेबल राजे थे, जो जागीरदार थे, वो लोग रिवॉल्ट करके अपने आप को राजा घोषित करने लगे, जिसमें शिवाजी शामिल हैं, जिसमें निज़ाम ऑफ हैदराबाद शामिल है। ऐसे ही आगे जाकर सिख आए और नवाब आए, और धीरे धीरे इसी तरह से वो लोग आगे बढ़ते चले गए।
तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी मुग़ल सल्तनत की। और दूसरी एक इतने ज़्यादा रिजिड थे कि जो मुस्लिम सूफ़ी और शिया लोग थे उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से जो सूफ़ीज़म को मानने वाले थे वो भी मुग़ल सल्तनत के ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन आगे जाकर औरंगज़ेब खुद सूफ़ी बुज़ुर्गों के चाहने वाले हुए और एक बुज़ुर्ग ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी मुरीद बने और उनको अपना मुर्शिद बनाया। तो अब इसमें एक सबसे बड़ी बात ये कि जो मोहम्मद आदिल शाह थे जिनका ये गोल गुंबज है जो एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है, उनका जो ये मकबरा है उस टाइम के अंदर रिवॉल्ट शुरू हो गए थे। उस टाइम में जो शाहजी के बेटे थे शिवाजी, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था। वो एक जागीरदार थे बीजापुर सल्तनत में। वैसे शाहजी उनके जो पिताजी थे उनकी जो लॉयल्टी थी वो बदलती रहती थी। कभी वो मुग़लों के साथ काम करते थे तो कभी बीजापुर के साथ में तो कभी गोलकोंडा सल्तनत के साथ में। तो उनको जहाँ फ़ायदा मिलता था वो वहाँ चले जाते थे इसी दौरान। और आगे जाकर फिर वो उनके बेटे किसी सल्तनत के अंडर में काम ना करते हुए उन्होंने ही ख़ुद को राजा घोषित कर बीजापुर की बहुत सारी जो टेरिटरी थी उसको कमज़ोर किया। हकीकत में औरंगज़ेब और मुग़ल सल्तनत यही चाहती थी कि जितने भी बागी जो ज़मींदार हैं बीजापुर सल्तनत के, वो लोग अंदर बीजापुर को कमज़ोर करें और उसके बाद फिर मुग़ल सल्तनत उसको अपना हिस्सा बना लेगी। अंदर की तरफ से दोस्तों मैंने कुछ वीडियो अलग से एडिट किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो अंदर इको पॉइंट है और बहुत सारे लोगों को शौक़ रहता है कि वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएं। हकीकत में मेरा भी चिल्लाने का मन नहीं था, लेकिन जब ऊपर में गया, ऊपर वाली जो साइड आप देख रहे हो बिल्कुल गुंबद वाली साइड पर इको पॉइंट है और वहाँ आसपास घूम सकते हैं। अंदर की तरफ मैंने जैसा कि आपको बताया है। अब दोस्तों यहाँ से मैं इब्राहिम रोज़े की तरफ जाऊँगा जो कि एक सुल्तान रहे हैं बीजापुर सल्तनत के। दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह के पिता ही इब्राहिम आदिल शाह, उनका भी मकबरा जो है वो बहुत खूबसूरत बना है जिसे इब्राहिम रोज़े के नाम से जाना जाता है। इनके वालिद छठे सुल्तान थे। स्पेशली मोहम्मद आदिल शाह और इब्राहिम आदिल शाह के वक्त के अंदर ही जो बीजापुर सल्तनत है वो अपने पीक पर थी। लेकिन उस दौरान ही जितने भी बागी जो ज़मींदार थे, जिसमें से और शिवाजी का उनके बेटे का नाम भी शामिल है, और ऐसे बहुत सारे ज़्यादातर बीजापुर सल्तनत में जो वॉरफेयर वाले सिपाही थे और जनरल्स थे वो मराठे ही थे। और उसके बाद में कहीं ना कहीं बहुत वक्त तक वो बीजापुर सल्तनत के वफादार रहे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही बीजापुर सल्तनत में मोहम्मद आदिल शाह बीमार हुए और उनकी बहुत जल्दी इंतकाल हो गया, फिर उनके बेटे जो कि नौजवान थे, तो इसी दौरान जो कहते हैं ना कि चढ़ते हुए सूरज के साथ हो जाते, तो उस वक्त में बेटे उनके नौजवान थे। और इस दौरान तब तक के जो रिवॉल्ट किए हुए शिवाजी थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। और उसके बाद में जो कुछ वफादार और मराठे जनरल्स थे वो भी शिवाजी के साथ होगा, जिसकी वजह से बीजापुर और ज़्यादा कमज़ोर हुआ। और फिर एक वक्त के अंदर जो आखिरी सुल्तान थे सिकंदर आदिल शाह, वो औरंगज़ेब आलमगीर से हारने के बाद में बीजापुर को फिर ये मुग़ल सल्तनत का ही सूबा बन गया था। तो कुछ इस तरह से सल्तनतें कहीं ना कहीं एक जो पावर वैक्यूम खाली होता है, जहाँ भी इसी जब लगता है कि कहीं पर पावर वैक्यूम खाली है तो एक दूसरा पावर वहाँ पर आ जाता है, या फिर कोई सुपर पावर उस पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और वो सुपर पावर मुग़ल एम्पायर था और वो वैक्यूम खाली करने वाला पावर मराठे। उन्हीं का पूरा फ़ायदा उठाकर बीजापुर को मुग़ल सल्तनत ने हराया, औरंगज़ेब आलमगीर ने हराया। और फिर सिकंदर शाह को उन्होंने ताउम्र उनकी जब तक ज़िंदगी थी दौलताबाद के किले में, जिस तरह से कुतुब शाही के सुल्तान थे हसन कुतुब शाह, उनको जिस तरह से कैद किया था उसी अंदाज़ में उन्हें भी कैद किया। और फिर उनके भी एक सूफ़ी संत बुज़ुर्ग थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा निस्बत रखते थे, सिकंदर शाह, उन्हीं के जो रोज़े के यहाँ पर उनको भी दफनाया गया है। तो जितने भी ये सुल्तान रहे हैं लास्ट में, सिकंदर शाह हो, कुतुब शाह हो, औरंगज़ेब हो या निज़ाम हो, वो सभी कहीं ना कहीं बहुत सारे सूफ़ी संतों के चाहने वाले थे। और उन्होंने अपनी जो लास्ट विल में यही लिखा कि हमें उनके जो पसंदीदा सूफ़ी संत रहे हैं उनके जो कदमों में ही दफनाया जाए। जैसे फर्स्ट
फर्स्ट आसफ जहाँ जो निज़ाम रहे हैं मुग़ल सल्तनत के पहले जनरल थे और फिर उन्होंने हैदराबाद का ख़ुद को निज़ाम यानी बादशाह या सुल्तान घोषित किया था। उनका जो मज़ार भी खुलदाबाद में है, बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल मज़ार के यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसी तरह से ये सभी का एक सिस्टमेटिक वे में चलते आया। कुतुब शाह जो हैं, हसन कुतुब शाह जो आखिरी सुल्तान थे कुतुब शाही सल्तनत के, वो राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। तो उनका भी जो कब्र है वो हज़रत राजू कत्ताल के मज़ार के पास में ही है। ऐसी औरंगज़ेब ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। आदिल शाही सल्तनत के सिकंदर आदिल शाह की बात की जाए तो वो नईमुल्ला हाशमी एक बुज़ुर्ग हैं, उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। तो बीजापुर में ही उनका मज़ार है, तो उन्होंने ये विल रखी थी कि मुझे वहीं पर दफनाया जाए। तो इस तरह से पूरा एक सिस्टम रहा। और फिर से एक बार मैं रिकैप कर दूं कि 1490 के अंदर यूसुफ आदिल शाह जो कि एक जॉर्जियन गुलाम थे, बीजापुर सल्तनत की शुरुआत की थी। जब बहमनी सल्तनत टूट गया था, उसकी वजह ये थी कि जो महमूद गवा थे उनके प्राइम मिनिस्टर, उनकी हत्या करवा दी थी। और वो भी महमूद शाह बहमनी ही थे जो सुल्तान थे। और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि वो कुछ गद्दारी कर सकते हैं इस वजह से। लेकिन उसके बाद जब महमूद गवा की हत्या हो गई तो एक तरह से पूरी सल्तनत की बागडोर महमूद गवा के ही हाथ में ही थी। और महमूद गवा ने ही जो यूसुफ आदिल शाह है उनको ख़रीदा था, एक जॉर्जियन ग़ुलाम थे। और उसके बाद में फिर जब उनकी हत्या हुई तो उन्होंने ख़ुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया था यूसुफ आदिल शाह ने 1490 में, और फिर बीजापुर सल्तनत की शुरुआत की। और उसी के बाद में फिर लगभग 1636 के अंदर ये सल्तनत ख़त्म हो गई थी। सिकंदर आदिल शाह इसके आखिरी सुल्तान थे। और फिर औरंगज़ेब आलमगीर ने इस सल्तनत को मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बना लिया था। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा से अपनी वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि मैं मोहम्मद गोरी से लेकर अंग्रेज़ों के वक्त तक जितने भी ग़ुलाम और मराठे राजे या राजपूत राजे रहे हैं उन सब की मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ, रियल हिस्ट्री। तो और स्पेशली मुस्लिम पर्सपेक्टिव में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा जाता है और मुस्लिम सुल्तानों को क्रूर और गलत बताया जाता है। जबकि बीजापुर सल्तनत की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जनरल थे वो मराठे ही थे। और मराठी और तेलुगु लैंग्वेज को कन्नड़ लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बीजापुर सल्तनत के अंदर प्रमोट किया गया था। और काफ़ी यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता जो है वो रखी गई थी, टॉलरेंस रखा गया था। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो सही वीडियोस, आई नीड योर सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ में सुल्तानों का जो कनेक्शन सूफिया इकराम से बताता हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों तक पहुँचाना। तो पूरे हिंदुस्तान का मैं लगभग सफ़र कर रहा हूँ, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एज आई टेल यू इन माई ओल्ड वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, अगर यहाँ के मैनेजमेंट की बात की जाए तो ये पूरी इमारत ASI के हाथ में है। और कुछ जो ASI के अगर हाथ में है और अगर टिकट वगैरह है तो जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वॉशरूम, पानी की, वो फैसिलिटीज़ यहाँ प्रॉपर तौर से अवेलेबल नहीं है। काम की बात की जाए तो सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं मस्जिद, उस तरफ जाना अलाउड नहीं है। देख सकते हैं कि मस्जिद के ऊपर इस तरह के पेड़ वगैरह उग रहे हैं और वहाँ का भी किसी तरह का रेनोवेशन का कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे ही मैंने कुतुब शाही टोम की जो मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से आगा खान ट्रस्ट ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो टिकट लगाने के बाद भी जो ASI की तरफ से जैसा काम होना चाहिए वो काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। बस वजह यही है दोस्तों, हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि मुस्लिम्स को एजुकेशन हासिल करना होगा। और स्पेशली अगर बहुत सारे मुस्लिम्स एजुकेटेड हैं तो या तो वो कॉमर्स ले लेते हैं। देखिए, समाज में हम रह रहे तो हमें समाज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझना होना ज़रूरी होता है, जैसे सोशियोलॉजी हो और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री हो, इनसे हमारे इतिहास को जान सकते
सकते हैं। और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स बोलते हैं, सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स बोला जाता है इन सब्जेक्ट्स को, और यही शासक के सब्जेक्ट होते हैं, शासन करने वाले हुक्मरां के सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर हुकूमत का नॉलेज रखेंगे तो हुक्मरां बनेंगे, ऐसे ही प्रशासन का नॉलेज रखेंगे तो प्रशासक बनेंगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। यानी कि अदालत के बाद में अगर हम बात करें तो निज़ामत होती है, तो नाजिम बनेंगे। निज़ामत करना अगर आप चाहते हैं, नाजिम बनना चाहते हैं, यानी IAS IPS वगैरह, तो उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज रखना होगा, जो कि सोशल साइंस होता है, जो कि ह्यूमैनिटीज़ का नॉलेज होता है। मुस्लिम्स में प्रॉब्लम यही होती है कि कॉमर्स कर या तो कहीं नौकरी करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं, जो कि एक व्यापार करने का इल्म होता है। और इसी तरह से अगर इंजीनियरिंग करते हैं तब भी नौकरी करते हैं, या अपना जो कारोबार होता है वो संभाल लेते हैं, या फिर अगर मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं तो अपनी ही फील्ड के अंदर जो भी वो पढ़ाई किए हुए होते हैं वो फील्ड में ना जाते हुए वो अपने किसी कारोबार को या नौकरी को ही संभालते हैं। तीसरी एक चीज़, ये वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन हासिल करने के वसाइल मौजूद होते हैं, ज़राए मौजूद होते हैं, रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो तालीम हासिल करके काबिल बन सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता, ऐसे वसाइल नहीं होते, ऐसे ज़राए नहीं होते, और अगर उनके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वो भी मदद नहीं करती, और अगर उनके रिलेटिव्स ऐसे होते हैं तो वो भी मदद नहीं करते। वो तो सिर्फ यही है कि अपना ही बखान करने लगते हैं, अपने एजुकेशन का, अपने घर का, या फिर अपने व्हीकल्स का, अपने जो गाड़ियों का, यही उनकी ज़िंदगी रहती है कि उनको अपना घर, अपना एजुकेशन और अपना स्टेटस दिखाना होता है। और इस चक्कर में एक फैमिली मजबूत होने के साथ में दूसरी मुस्लिम फैमिली मजबूत नहीं हो पाती, और ऐसी कई मुस्लिम फैमिली मजबूत ना होने की वजह से मुस्लिम पूरी कौम कमज़ोर हो जाती है। अब कुछ एक लोग पढ़ भी लेते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसके ज़िम्मेदार भी वही लोग हैं कि उनके साथ अगर कोई कमज़ोर लोग थे, अगर वो उनको मजबूत कर देते तो आज वो उनके लिए खड़े होते। और कई बार ये लोग ये कहते नज़र आते हैं कि हमारा कारोबार है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आजकल माहौल देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ख़राब है, हम कैसे कुछ कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसे इंसान की मदद कर देते जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो ज़रूर आपके लिए खड़ा होता, वो कौम के लिए खड़ा होता। दूसरी एक और प्रॉब्लम मुस्लिम्स में ये भी है कि मुस्लिम्स में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो कौम परस्त ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी कि अगर कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सैलरी के लिए काम करते, क्योंकि उनकी खुद की कोई फैमिली है, और अगर उनकी सैलरी रोक दी जाए तो वेलफेयर जो कमेटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग बिना सैलरी के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी एक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नुकसान वाली बात ये रहती है कि हमारे यहाँ शिक्षा के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं और वो प्राइवेट बैकवर्ड एरिया के अंदर होते हैं, और वो जो प्राइवेट बैकवर्ड एरिया के स्कूल जो होते हैं कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। उसके जो ऑनर्स और लीडर्स होते हैं और जो हम वहाँ काम करने वाले होते हैं वो भी वहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। अगर उनकी सैलरी रोक दी जाए तो वो पढ़ाना बंद कर देंगे, और उन स्कूल के अंदर फीस रोक दी जाए तो वो स्कूल को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है जो कौम परस्त ऑर्गेनाइजेशन हो, जो फैमिली लेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जो दूसरी कौमों के अंदर है। इसी वजह से उन कौमों के अंदर बहुत सारे आपको शिक्षा के, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे, ऐसे ही उनके यहाँ पर आपको जो मेडिकल फील्ड के मिल जाएंगे, रोजगार के मिल जाएंगे, लेकिन मुस्लिम्स के यहाँ पर इसी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ज़रूरी है कि मुस्लिम शासन का, प्रशासन का, जुडिशरी का, इसी के साथ में जो जिसे हम जुडिशरी को हम न्यायपालिका कहते हैं, सुरक्षा के जो जिसे पुलिस का महकमा होता है, उस फील्ड का जो नॉलेज है जिसे हम ह्यूमैनिटीज़ कहते हैं, या आमतौर से बहुत से लोग उसे आर्ट सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग उसे सोशल साइंस के नाम से भी जानते हैं। अगर वो सारी स्टडी करेंगे तो मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जा सकते हैं, और उनका मकाम, जैसे कि ये आदिल शाही, जो आदिल शाही सल्तनत का इतना खूबसूरत आलीशान जो ये मकबरा देख रहे हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा गुंबद है दोस्तों। गोल गुंबज की बात की जाए तो जो सेंट पीटर्स चर्च है रोम में, उसके बाद सबसे बड़ा ये गुंबज है दुनिया के अंदर। और एक और सबसे बड़ी बात ये कि जो ये इसका निर्माण कराने वाले जो सुल्तान रहे हैं मोहम्मद आदिल शाह, ये भी सूफ़ी संतों के बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे। आप बस इनके जो मकबरे के पास में ही हज़रत दस्तगीर हाशिम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग हैं जो गुजरात के
के रहने वाले थे, उन्हें यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह ने बुलवाया था और फिर उनके दरगाह का निर्माण भी करवाया था। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, मैं वहाँ पर जाकर फिर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। कि मेन मकसद बताने का ये कि जितने भी सुल्तान और सूफ़ियों का कनेक्शन हमेशा से रहते आया है, और मैं अपनी वीडियोस में हमेशा से बताया हूँ कि जितने भी सुल्तान हैं वो सूफ़ियों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। अब एक चीज़ ये है कि जो सुल्तान सूफ़ियों से कनेक्टेड थे वो लिबरल रहे हैं, लीनियन रहे हैं, और इसी वजह से सल्तनत ऐसी सल्तनतें ही लंबे वक्त तक चलती हैं। लेकिन उसके लिए अपग्रेड होना और अपडेट होना भी ज़रूरी है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक रह गई थी। और इसी वजह से जो बीजापुर सल्तनत का जो एंड हुआ, जवाल हुआ, वो इसी कारण से ही हुआ। और उसी के अंदर दूसरी एक सबसे वजह, जो मुग़ल सल्तनत औरंगज़ेब आलमगीर के बाद बिल्कुल डायरेक्ट ख़त्म हो गई। तो एक तो अपग्रेड और अपडेट तो थे ही नहीं, और रिजिड और स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो सल्तनत ख़त्म हो गई डायरेक्ट औरंगज़ेब के बाद में। और फिर उनके जो आने वाली जनरेशन थी वो और ज़्यादा आराम तलब हो गई थी। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी हो गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा सुकून भरी ज़िंदगी के अंदर उलझे हुए थे, और यही एक कारण बना। और सबसे एक और सबसे बड़ी कि जो पावर वैक्यूम तैयार हो गया था, कि जो दूसरे ऐसे लोग थे जो कुछ कर सकते थे, जिसमें सिख, मराठे, राजपूत और कुछ नवाब थे, जिसमें से हैदराबाद निज़ाम, तो वो लोगों ने फिर कोशिशें की, और उसके बाद हिंदुस्तान के बहुत छोटे छोटे से टुकड़े नॉर्थ में भी होगा, और इसी का अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, और आगे जाके हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बन गया। So friends, as I tell you, I am traveling all over India just to tell you the real history of India and all Aulia and Sufia and Sultan. So please like, share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Take care. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.